हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्जाम्पलर की, हमारे 10th क्लास के लिए जो हमारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ अगर हम कुछ हायर ऑर्डर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सम्मिलित होना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एनटीएससी या ओलंपियाड में क्वालिफाई करना, तो भाई ये जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ 10 तक ही नहीं, आगे आने वाले और भी एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर आप आगे चल करके नीट या आईआईटी जेईई के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला होता है, क्योंकि आपको पता है 9th and 10th जो क्लासेस होती है यही हमारी बेसिक सेगमेंट क्लासेस होती हैं, फाउंडेशन क्लासेस होती है, जहां पर हमें सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। तो हम इस सेशन में देखेंगे हमारे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, जो कि हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे। फिर हम इसी सीरीज में आगे की तरफ देखेंगे इसके शॉर्ट टाइप आंसर्स एंड लॉन्ग टाइप आंसर्स को भी, जहां पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, और हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जब आपके सामने फ्लैश होते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर्स टाइप करते हैं भाई, जिससे आपको इस चैप्टर का रिवीजन पता चल जाता है, हमें भी पता चल जाता है आपकी तैयारी कितनी पूर्ण हो रखी है, हमें और नया आपके लिए क्या करना है, और साथ ही साथ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हमें बहुत कम समय में पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कराने में मदद करते हैं। पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है, पूरा चैप्टर मगअप होता है। तो चलिए ना फटाफट शुरू करते हैं हम इसके क्वेश्चंस को, और आप कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी से टाइप करेंगे भाई। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर पुंज बना सकती है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी लाइट बीम इंसिडेंस हो, किस पे भाई, तो यहां दर्पण दिए और लेंस दिए, तो कौन सी कंडीशन में मैं आपतित कराऊं कि उससे अपवर्तित होने के पश्चात या फिर परावर्तित होने के पश्चात, चूंकि दर्पण में जाएगा तो वो क्या होगा, परावर्तित, और जब वो लेंस पे जाएगा तो क्या होगा भाई, अपवर्तित। तो अपवर्तन या परावर्तन के फलस्वरूप मुझे जो लाइट बीम्स मिले वो पैरेलल लाइट बीम्स मिले। तो मेरे पास दो चार ऑप्शंस जो गिवन है, जरा उनकी हम बात कर ले। तो हम नीचे से बात करते हैं, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम जरा समझते हैं ये जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर मैंने यहां पे एक बनाया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में मुझे ऐसी जगह पर प्रकाश पुंज रखना है, देखिए कौन सी बिंदु स्रोत से, मतलब जो स्रोत है वो एक बिंदु है, आपतित करने पर उसका जो प्रकाश पुंज है पैरेलल हो जाए। तो मैं कहता हूं कि भाई इसके फोकस पे चलिए रख देता हूं मैं, इसके फोकस पे अगर कोई वस्तु, कोई स्रोत, बिंदु स्रोत रखी है, तो इससे जो लाइट बीम निकलेगी, ये निकलने के बाद ये लाइट बीम कैसी चली जाएगी भाई, पैरेलल। यहां से भी जो लाइट बीम निकलेगी कैसी चली जानी चाहिए, पैरेलल। क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसका उल्टा मुझे पता है क्या, कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट बीम्स आती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आकर के फोकस पे मिल जाती है। तो मैंने इसी बात को रिवर्ट कर दिया ना, मैंने कह दिया एक बिंदु स्रोत फोकस पे ही रख दूंगा, तो इससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएंगी। सिंपल बात। अच्छा, ये सब कुछ, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमने हमारे कंसेप्ट वीडियो के अंदर, हमारे वन शॉट रिवीजन वीडियो के अंदर हमने बहुत डिस्क्रिप्टिवली देखा है भाई। अब एक तो ये कंडीशन होगी, मतलब आधा सत्य तो मिल गया, आधा ऑप्शन के हिसाब से मुझे मिल गया। और हमसे बात करना चाहते हैं अवतल लेंस। अब अगर मैं अवतल लेंस बनाता हूं तो अवतल लेंस तो ऐसा होता है,
अब इस लेंस के लिए हमें पता है कि इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस, ये लाइट बीम इधर चली जाती है तो इसका फोकस जो होता है ये कैसा होता है भाई? ये इमेजिनरी फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है, और रियल फोकस नहीं होता इसका। तो यहां बिंदु स्रोत मैं रख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है, ये रियल प्लेस नहीं है। कहां बन सकता है? रियल पे। तो मतलब ये लेंस के कारण ये खड़बड़ हो गई, इसको हटा देता। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे समतल दर्पण, ठीक है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे रख दिया, एक ऐसा और एक ऐसा, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा भाई, कोई कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि वो पैरेलल लाइट बीम्स पे भेज दे, ये भी गड़बड़ है। अगला, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में भी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास अभी समस्या आई थी वही समस्या आ जाएगी कि अगर ये रहा, वही इनसाइड में पेंट कर देता हूं तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। इससे अगर एक लाइट बीम एक प्रकाश जाए तो ये तो ऐसा निकल जाता है और ये कहां पहुंचता है भाई? फोकस पे। तो इसका फोकस कैसा होता है? ये वर्चुअल है। ये रियल में लाइट बीम तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली गई, तो ये कैसा है? वर्चुअल। तो वर्चुअल फोकस होगा तो फिर से नहीं होगा, मतलब ये भी गड़बड़ हो गया मामला। अच्छा आगे बढ़ता हूं मैं। तो हमारा यहां पे कह रहा है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण का तो बिल्कुल सत्य पहली ही लाइन में मिल गई थी। उत्तल लेंस की थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं। तो उत्तल लेंस देखिए, ये रही उत्तल लेंस। अब इसका फोकस आपको पता है, पैरेलल आने वाली लाइट बीम्स कहां से होकर के गुजरती है भाई? फोकस पे आकर के मिल जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब मेरा बिंदु स्रोत ये रखा हुआ है फोकस पे, तो यहां से लाइट बीम ऐसी निकलेगी तो ये कहां चली जाएगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई थिंक जो फर्स्ट ऑप्शन है, को ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही हो गया कि ये काम कर जाएगा किसके लिए भाई? तो ये हमारे अवतल दर्पण और हमारी उत्तल लेंस, इन दोनों के लिए यह फुलफिल होता है कि अगर एक बिंदु स्रोत मतलब यहां से ये लाइट बीम स्टार्ट हो रही है, यहां से जाने के बाद परावर्तित होकर के पैरेलल हो गई, और अगर उत्तल लेंस में कहेंगे तो फोकस पे रख देंगे, तो यहां से गुजरने वाली अपवर्तन के फलस्वरूप पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि इसका रिवर्सल मुझे पता है कि पैरेलल आने वाली लाइट बीम्स फोकस पे आकर के मिलती हैं। तो आई थिंक क हमारा सही है, तो क बिल्कुल सही है भाई। क ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है इसके अंदर। आपने भी अगर क लगाया तो बिल्कुल सही है भाई। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 10 मीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है, ठीक है भाई। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो एक बात को समझेंगे हम जरा, चूंकि ये mm में दिया है, पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, फिर हम कुछ कुछ बात करेंगे। आंसर सभी सेंटीमीटर में है। 10 मीटर लंबी कोई सुई, तो मतलब मेरे को मिल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मिलीमीटर। ये सुई की ऊंचाई है, सुई की लंबाई है। अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखिए, ठीक है भाई। 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब हाइट ऑफ जो इमेज है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, वो होगी 5 mm। एंड जो दूरी है, मतलब v की वैल्यू दे दी गई है यहां पे कितना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये प्रतिबिंब की दूरी है। 30 क्या है भाई? ये प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, अब है कौन सा? तो भाई अवतल दर्पण। ये है हमारा अवतल दर्पण। तो क्यों ना हम इसके लिए कुछ कुछ काम कर ले भाई। तो मुझे ज्ञात है दर्पण के आवर्धन सूत्र से, दर्पण के जो आवर्धन सूत्र होते हैं, आवर्धन सूत्र का मतलब भाई क्या? तो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये मैग्नीफाई ही हो रही है ना। अच्छा, मैग्निफिकेशन का जनरली मतलब आप समझते हैं कि भाई मैग्नीफाई कर रहे मतलब बढ़ा रहे ना, जरूरी नहीं है। मैग्निफिकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना नहीं होता। मैग्निफिकेशन का मतलब यह होता है कि ऑब्जेक्ट जो भी साइज का है उसके रिस्पेक्ट में इमेज बढ़ जाना या इमेज का कम हो जाना। तो जो भी डायमेंशन, लाइक लेंथ में जो कम हो रहा है वो विड्थ में भी कम होगा, इसीलिए उसको कहते हैं हम क्या? आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र होता है दर्पण का m इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। हमने आवर्धन के लिए एक बात याद करके रखी हुई है, क्या भाई? इसको कहते हैं आवर्धन को m, मैं यहां पे लिख देता हूं म्यू, ये हमने याद कर रखा है, MIO। क्या होता है भाई? तो m इक्वल्स टू I अपॉन। अब I मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट।
तो इमेज की जगह पे क्या है, v अपॉन यू। इसी चीज को हम ऐसा भी लिखते थे कि मतलब m क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। अब यहां पे जो गिवन है ये 10 mm और ये 5 mm, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ इमेज की जगह 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे, सॉरी हाइट ऑफ इमेज की जगह पे 5, तो 5 अपॉन 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको क्या करें भाई, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर v की वैल्यू है, तो माइनस 30 अपॉन यू, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक बात समझेंगे, ये mm में दिया था, इसको क्या करेंगे भाई, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो जो डेसिमल वैल्यू यहां मिलेगा वही डेसिमल वैल्यू यहां पर भी मिलेगा, तो वो दोनों डेसिमल वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब रेशियो निकालना है तो जरूरी भी नहीं है, मैं सीधे सीधे कैंसिल भी कर सकता हूं, ठीक है ना। मैंने चेंज नहीं किया उसको mm से सेंटीमीटर में, रीजन क्योंकि यहां पे जो मैं चेंज करता भाई 0.5 और इसको 1 लिखता तो ये चेंज होकर के कितने होते हैं, आते तो 0.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ही। तो मैंने रेशियो में कोई जरूरी नहीं है, रेशियो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो u इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, माइनस ऑफ 60, किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि mm वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो u निकल गया। हमसे पूछा जा रहा था यहां पे क्या भाई, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब मुझे पता है दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, तो दर्पण सूत्र होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। भाई दर्पण के सूत्र में ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म आती हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। यू देखिए अपने आप माइनस की नेगेटिव साइन लेकर क्या है, तो माइनस ऑफ 60 प्लस 1 अपॉन वी। एक बात समझेंगे, अगर यहाँ पे चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये 30 कैसा होगा भाई, तो ये नेगेटिव का 30 होगा। क्यों होगा नेगेटिव का 30, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसा बनता है, वस्तु कहीं पर भी रखेंगे, इमेज जो बनना है वो इसके सामने ही बननी है, बस फोकस के अंदर रखी होती तो नहीं बनती। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ 30। अब दोनों नेगेटिव के आगे 60 हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा भाई -1 और ये हो जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 अपॉन 60, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एफ। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 20, दैट इज, अगर दोनों तरफ मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 20 सेंटीमीटर, है ना, माइनस का, ये माइनस साइन भी चलेगा भाई, माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्यों भाई माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए इसका फोकस ये पोल से किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो फोकस होगी, ये कैसी होगी, नेगेटिव। हमें पता है पोल से सब कुछ लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव, पोल से राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव। तो ये फोकस यू वी सब कुछ अवतल दर्पण के लिए किधर होना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे ही होना है, तो ये सभी कैसे होंगे, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब आप ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए भाई, ऑप्शन हो जाना चाहिए हमारे पास ख। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं भाई। ये चूंकि आपके सामने जो दिख रहा होगा कि हमने इतना सारा टाइम लगाया इसको सॉल्व करने में, तो भाई ये इतना टाइम नहीं लगना, ये और टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा। हम जैसे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे हम और रिड्यूस कर लेंगे इसको आपके साथ में। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो बहुत कम समय लगा होगा, चूंकि यहां पे एक्सप्लेनेशन भी चल रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये कॉम्पिटेटिव टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बहुत कम टाइम लगा करके हमें क्वेश्चन करना है। हमें शॉर्ट में अब थोड़ा सा समझे तो शॉर्ट में एक चीज समझ में आती है कि एच आई अपॉन एच ओ कितना था भाई, 1/2। सिंपल, मैं ऐसा बोलता हूं आपसे, अगर आपको जैसे ही दिख गया कि ये 10 का कितना हो रहा है, 5, ऑब्जेक्ट 10 का, इमेज के साथ 5 का आधा हो गया ना, आधा हो गया, इसका मतलब क्या, तो भाई जहां कहीं पे यू होगा उसके आधे डिस्टेंस पे बन रही होगी इमेज। उल्टा भी कह सकता हूं, 30 पे बन रही है इमेज तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, 60 पे। मुझे इतना कुछ नहीं करना था, 30 पे रखी है ऑब्जेक्ट, तो 30 पे रखी है इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, 60 पे। क्यों, क्योंकि इमेज 5 की थी, ऑब्जेक्ट कितने का था, 10 का, ये इसका डबल था ना, ये इसका देखिए डबल था, तो इसका यू भी कैसा हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, 60 मिल गया ना। अब सीधे आप रखते हैं यहां पे 60 और 30, 2 लाइन में सॉल्व होती है और आंसर मिल जाता है। तो ये उसका शॉर्टकट तरीका है। आगे बढ़ता हूं मैं,
अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको चेक भी कर लेते हैं। ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए अवतल दर्पण, अभी जस्ट हमने जो केस देखा उसमें हमने क्या महसूस किया, तो वहां पर हमने महसूस किया कि भाई अवतल दर्पण ने जो वस्तु थी उसकी आधी इमेज बनाई थी, मतलब उसका आवर्धन 1 से कम था। अब यहां पे कह रहे हैं कि बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना, आभासी नहीं। आभासी के केस में एक 60वें नंबर का केस है, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखिए हमें अवतल दर्पण के केस में पता है कि अगर ये इधर इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां से जो किरण चलती है जाकर के फोकस पे मिलती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इस वस्तु को इधर आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं, इमेज मिलनी शुरू हो जाती है, और वो दोनों ही, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर पे मैंने रख दिया हो यहां पे ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी बनती है सेंटर पे और बराबर बनती है। मतलब एक बात समझ में आती है, अनंत पे इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज बनता है भाई छोटा, इमेज कैसा बनेगा, छोटा। लेकिन जैसे इससे राइट शिफ्ट होने लगते हैं इमेज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो एक स्थिति आती है जब ये बराबर हो जाता है। लेकिन अब इससे और आगे चलिए, मतलब ये हमारा फोकस, ये मेरा सेंटर, तो सेंटर से जब आगे चलेंगे, इससे आगे चलेंगे तो ये इमेज जो बनने लगती है ये बड़ी बनने लगती है। कहां तक बनती है भाई, तो फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज बनने लगती है इंफिनिटी पे, और इसके आगे अगर बढ़ा दिए तो ये तो इधर बनने लगता है वर्चुअल हो जाता है। तो ये वर्चुअल वाला केस हमको करना नहीं, उसने कहा था रियल। तो कहां से कहां तक, तो सेंटर से फोकस तक, सेंटर पे बिल्कुल बराबर बनेगा। सेंटर से आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। फोकस पे अनंत पे बनेगी इमेज, मतलब हाईली लार्ज बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी भाई। ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, मैंने अभी सिखाया, जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो ये दोनों हाइट कैसी है भाई, ये दोनों सेम है। जितनी हाइट का वस्तु होगा उतनी हाइट की प्रतिबिंब भी बनेगी, ठीक है। जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, आई थिंक ये आंसर, ध्रुव, सेंटर और ये फोकस के बीच होगा तो होगा। आगे बढ़ते हैं। जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, एक सेकेंड, ये ध्रुव और फोकस के बीच में बात करते हैं। ध्रुव और फोकस ये है भाई, ये पोल ये है, ध्रुव और फोकस के बीच में करेंगे तो बनेगी तो बड़ी, लेकिन कैसी बन जाएगी भाई, तो वर्चुअल बन जाएगी, ये रियल नहीं बनेगी। तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, हाँ ये जो है सेंटर और ये फोकस के बीच में है, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए हमारा आंसर। आगे एक और पढ़ लेते हैं। जब बिंब वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो, देखिए ये वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर, यानी सी से इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे तो इमेज कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था। तो मतलब एक बात समझ में आती है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इस सेंटर से आगे की तरफ रखा और कहां तक, फोकस तक, तो इसकी इमेज जो बनेगी हमेशा बड़ी बनेगी। मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इमेज हमेशा बड़ी बनेगी। गो ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। हमने इसके लिए एक टेबल भी फ्रेम किया था और उस टेबल के अंदर भी हमने सीखा था कि ये इमेजेस कहां बनेगी, कैसी बनेगी। इसके लिए एक छोटा सा टेबल हमने फॉर्म किया था और वो हमने सीखा था। आप इसके लिए और जानकारी चाहते तो आप हमारे कंसेप्ट वीडियोस में जा सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन किसके जरिए भी, अवतल दर्पण के जरिए। आप उसमें जाइए, एक टेबल बनी है बिल्कुल फिंगर टिप्स पे, वहां पे हमने सीरीज बनाई थी कि छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, बराबर बनता है, बड़ा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। चित्र में किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से बी की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गमन करते दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना है। तो भाई जब हमें पता है कि जब कभी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल मार्ग से हट जाती है, विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जहां पर यह विचलन होता है वहां पे एक नियम चलता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल पहले माध्यम में और प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं भाई अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमें ज्ञात है,
म्यू इक्वल्स टू होता है भाई साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या है भाई, तो साइन आई मतलब देखिए माध्यम ए से गई है ना, तो ये साइन आई इक्वल्स टू 60 और साइन आर कितना हो जाएगा भाई, तो ये 45 डिग्री। हमेशा जो कैलकुलेशन लिया जाता है वो इस लंब पे लिया जाता है, ये है ना लंब, जहां प्रकाश आपतित होती है वहां पे हमने ड्रॉ करना होता है क्या, अभिलंब। और सभी एंगल्स जो बनाएंगे किसका, आपतन कोण या फिर अपवर्तन कोण, इन दोनों कोणों का जो बनेगा माप वो हमेशा बनता है इसी अभिलंब से। तो अभिलंब से इस आपतित किरण, देखिए आपतित किरण ये है तो ये हो गया 60 और अपवर्तित किरण ये रही, ये हो गया 45। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मतलब कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री। अब चूंकि हमें ज्ञात है साइन 60 डिग्री इज द सेम एज कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कहूं या साइन 60 कहूं, बात बराबर है ना। तो साइन 60 कितना होता है भाई, √3 अपॉन 2। ठीक है, आपने इसको भी एक टेबल के फॉर्म में याद किया होगा। साइन 45 कितना होता है भाई, तो 1 अपॉन √2। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमें ज्ञात है √3 अपॉन 2, ये अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब पहुंच गया कितना, √2 अपॉन 1। एंड यू नो दैट कि यहां पे इस √2 से ये 2 कैंसिल होगा कितने बार में, √2 टाइम्स में। दैट्स व्हाई इट इज √3 अपॉन √2। कितना हो जाएगा, √3 अपॉन √2। आई थिंक क ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये किसके बेसिस पे बना भाई, तो अपवर्तनांक का यह फॉर्मूला होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर। और साइन आई अपॉन साइन आर क्या कहता है भाई, तो साइन आई की जगह पे आपतन कोण जो था वो 60 डिग्री का था, अपवर्तन कोण 45 डिग्री का था, तो 60/45 किया, √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन √2, क्रॉस हुआ √2 अपॉन 1। ठीक है, तो ये हो गया √3 अपॉन √2। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल का ऑप्शन सही है भाई। आप चाहें तो इन सभी के स्क्रीनशॉट रखते जा सकते हैं भाई, आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो। तो भाई अपवर्तनांक कम या ज्यादा होना इस बात पे निर्भर करता है कि सेकेंड मीडियम में जब हमारी लाइट बीम जा रही है तो फिर वो हमारे अभिलंब से दूर जा रही है या फिर पास आ रही है। ठीक है ना, तो दूर जाना या पास आने का मतलब सिंपली इतना है कि हमें पता है कि अगर ये दूर जाएगी इसका मतलब ऊपर का माध्यम कैसा हो जाएगा भाई, तो ऊपर का माध्यम हो जाएगा हमारा विरल। ठीक है, और नीचे का माध्यम कैसा है, सघन। ठीक है ना, दूर चली गई। ठीक है, और अगर इस केस की मैं बात करूं तो इस केस के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इस केस में समझिए ये है हमारा क्या, आपतन कोण, और यहां पे हमारा क्या, अपवर्तन कोण। तो यहां आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो ए मीडियम है इसमें लाइट बीम जो है जब बी में पहुंच रही है तो वो अभिलंब की ओर चली गई। तो ये जो बी माध्यम है, ये बी माध्यम क्या हो गया भाई, तो ये बी माध्यम हो गया हमारा सघन, भाई अभिलंब की ओर मुड़ गई, और ये हो जाएगा हमारा क्या, विरल। तो मतलब यहां पे अगर हम कहें तो ये जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली माध्यम ए विरल है और माध्यम बी हमारा सघन है। तो ये जो लाइट बीम है वो मुड़ गई किधर, अभिलंब की ओर। इसका मतलब यहां पे प्रकाश की जो चाल है, ये प्रकाश की चाल विरल में ज्यादा होगी और सघन में प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। माध्यम के कण पास पास आ जाएंगे तो उसकी चाल घट जाती है, और यहां पर जो विरल माध्यम है यहां पे इसकी चाल ज्यादा रहेगी। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भाई कि 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम होने का मतलब क्या होता है भाई, तो हमें पता है कि हमें अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला लिखते हैं, अपवर्तनांक इज इक्वल्स टू होता है हमारा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सेकेंड माध्यम में, मतलब बी लिख लेता हूं, बी माध्यम में अपॉन में हो जाता है हमारा प्रकाश की चाल किसमें भाई, तो ए माध्यम में। अब चूंकि मैं कह रहा हूं कि भाई जब सेकेंड में मतलब सघन में गई तो वो अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब उसकी चाल कम हो गई।
यानी ऊपर जो b की जो वैल्यू है ये ऐसा लिख लेता हूं b अपॉन a हो गया, और जहां मुझे पता है b का जो मान है वो a से कम है, कोई भी फ्रैक्शन जिसके नीचे का मान ज्यादा और ऊपर का मान कम हो जाए, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, कैंसिल कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट ही समथिंग आएगा ना भाई। यही अगर 4/3 हो जाता तो इसको कैंसिल करते तो 1 पॉइंट समथिंग जाता, मतलब 1 से बड़ा हो जाता। लेकिन अभी ये जो कंडीशन है उसमें कैसा है, 1 से कम है, ये b छोटा है a से, इसका मतलब क्या होगा, ये फ्रैक्शन जो होगा b अपॉन a का, ये फ्रैक्शन हमेशा ही 1 से कम होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम रहने वाला, 1 से छोटा रहने वाला है, अतः जो हमारा ख आंसर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके भी आप आंसर करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहे हैं कि चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्र A तथा B से आपतित होकर, ये A और B दो जगह से आपतित हो रही है, छिद्र C तथा छिद्र D से बाहर निकलते हैं, बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। एक बात समझिए, ये A जो है ये C से, ये लाइट बीम आने के बाद यहां से होकर के निकल गई और ये यहां से निकल गई, ये क्या कंडीशन हो सकता है। सी, अगर मैं किसी एक लाइट बीम के लिए यहां पे प्लॉट करूं, ये इसका आपतन हो गया, तो ये अगर इस लाइट बीम में यहां पे आकर के आपतित हो रही है तो हमें पता है कि ये अब जा रही है किसमें, दूसरे माध्यम में। ये माध्यम कैसा हो गया भाई, ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कोई मटेरियल रखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि बॉक्स में आयताकार स्लैब है कि उत्तल लेंस है, क्या उत्तल लेंस है कि प्रिज्म है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज एक एक करके समझना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इस बॉक्स के अंदर एक आयताकार स्लैब रखा होता, इसके अंदर क्या रख दिया, एक आयताकार ऐसा स्लैब रख दिया होता, तो आयताकार जब स्लैब रखा होता मैंने, तो एक बात समझेंगे, ये लाइट बीम जो है ये है हमारा माध्यम विरल, और इस कांच, इस बॉक्स के अंदर की बात करें तो ये कांच का बना होगा, तो ये क्या हो गया, सघन हो गया। तो जब विरल से सघन में आती है तो क्या होता है भाई, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब ये झुक जाएगी, तो ये लाइट बीम झुक गई और पहुंच गई है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये लाइट बीम क्या हो गई भाई, अपने रास्ते को इसने चेंज किया और ये पहुंच गई कहां पे, ये पहुंच गई सी पर। ये लाइट बीम पहुंच गई कहां, सी पर। अब सी के बाद फिर से देखिए, तो फिर से ये सघन से कहां आ जा रही है, विरल में, तो ये फिर से अपना रास्ता चेंज करके ये सीधी निकल गई। सिमिलरली यहां पर भी मैं बात करूं तो ये यहां से होकर के आएगी और ये यहां से बाहर निकल जाएगी। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूं कि इसके अंदर मैंने जो रखा हुआ है वो क्या रखा है भाई, तो इसके अंदर मैंने रखा है कांच का आयताकार स्लैब। अगर मैंने उत्तल लेंस रखा होता, तो देखिए उत्तल लेंस अगर रखते तो उत्तल लेंस की तो प्रॉपर्टी ये है कि ये इधर और ये इधर, मतलब ये A और ये B समझिए, तो ये ऐसा निकल जाता और ये ऐसा, कुछ इस प्रकार से। तो मतलब ये जो C इधर से निकल जाती और ये जो B वाली लाइन है वो इधर से निकल जाता, मतलब D से डिनोटेड है ना, यहाँ पे मैं D से डिनोट कर दे रहा हूं। ये जो लाइट वेव निकल जाती है ये D, मतलब B ये D के रास्ते बाहर हो गई और A जो है C के रास्ते बाहर हो गई। अगर 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 इसके अंदर में रखा होता, बॉक्स के अंदर में एक उत्तल लेंस, तो ये चीज हो जाता। अवतल होता तो वो तो डाइवर्ट कर देता भाई, ठीक है ना। ये A C वाली लाइन है और ये B D वाली लाइन है। अगर अवतल होता तो ये A वाली लाइन आई और ये बाहर हो जाती, ये A C इधर होता और B और D इधर होता। ऐसे क्वेश्चन और आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर प्रिज्म की बात होती तो प्रिज्म होता तो भाई एक सीधी सिंपल सी बात, लाइट भी में ऐसा इंसिडेंट होती, ये होकर के सीधे यहां पे इधर से बेंड हो जाके निकल जाती। तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। ये जो हो रहा है ये आयताकार स्लैब की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयताकार स्लैब में मुझे पता है अगर ये एक लाइट बीम इंसिडेंट होती है तो ये बेंड होती है और ये वापस ऐसी चली जाती है। ये सिमिलरली कुछ इसी तरीके के डायग्राम्स दिख रहे हैं। तो अर्थात मुझे समझ में आता है कि इसके अंदर जो रखा गया है वो क्या है भाई, एक आयताकार स्लैब है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब रखा हुआ है। आंसर क बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए आ गया ना, अगले में ही आ गया। चित्र में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक A, इस फलक पर छिद्रों से आपतित होकर फलक B के छिद्रों से बाहर निकल जाता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? इस बॉक्स के अंदर क्या रखा होगा? एक बात समझिए, ये जो A है, मतलब फर्स्ट वन जो है वो इधर ऊपर निकल गया
और ये जो 11 है ये देखिए नीचे की तरफ। ऐसे ही अगर आप और देखते हैं तो ये 9 इधर निकल गया और 2 इधर निकल रहा है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से समझ में आता है क्या कि ये लाइट बीम्स जाकर के मर्ज हो रही हैं। चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा लाइंस है तो थोड़ा सा हौच पौच होगा, क्लियरली नहीं दिखेगा, मैं अलग से प्लॉट कर देता हूं। सी, अगर ये है मेरी लाइन नंबर 11, ये आई और आकर कैसी निकल गई, ये रही मेरी 11th नंबर। ये है मेरी लाइन नंबर 1, ये आई और आने के बाद में ये ऐसी निकल गई, ये हो गई 1st। ठीक है ना। ये जो पॉइंट है यहां कहीं पे हमारा, यहां पे एक विंडो है, ये जो विंडो बना हुआ है वो विंडो यहां कहीं पर है, ये रही वो विंडो, इस विंडो से बाहर निकल रही है। ठीक है। अब क्या करें भाई, और भी इसके अंदर अगर लाइट बीम्स आप प्लॉट करते हैं, एक लाइट बीम सेकेंड ये आई तो सेकेंड यहां से होती हुई ये इधर निकल जाएगी, अंदर ही रहेगी, और यहां से ये 10 आया तो 10 यहां रह जाएगा। इसके बाद और लाइट बीम्स लेकर के आइए तो ये इधर, मतलब अगर यहां से सेकेंड थर्ड की बात करें तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं 11, 10, 9 तो यहां पे ये हो गया भाई, नीचे ये रेड वाला जो था सेगमेंट ये 11 था, ये हो गया 10, ये हो गया 9। आई थिंक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपको यहां से देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा लेंस हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए हमारा उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस मुझे याद आया, क्योंकि मैंने देखा ये कन्वर्ज हो रही थी, ये पूरी चीजें कैसी होती है, एक जगह कन्वर्ज होती, इसलिए अगर ये डाइवर्ज हो रही होती और फैलती, मतलब क्या होता है भाई, ये फर्स्ट वाला इधर से जाने के बाद ये इधर ही आ गया, ये फर्स्ट, और ये 11th वाला जाने के बाद इधर से इधर चला गया 11th, तो यहां क्या लगा होता है, तो यहां आप कहते हैं कि यहां लगा हुआ है हमारा कॉनकेव लेंस। मिरर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, मिरर होगा तो राइट हैंड साइड पे कोई चीज जाएगी नहीं, तो होगा तो लेंस ही। तो एक हमने आयताकार स्लैब देखा, एक हमने कैसा देख लिया, उत्तल लेंस, और एक मैंने अभी आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया एक एग्जांपल के जरिए कि अगर अवतल लेंस होगा तो कैसे पहचानेंगे भाई, वो डाइवर्ज हो रहा होगा, ये क्रॉस हो रहा है, मतलब ये एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे होंगे। तो आंसर आता है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, कांच का आयताकार स्लैब, प्रिज्म, उत्तल लेंस। भाई घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अगर आपने लगाया तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है घ। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। तो 8th क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। 4 कंडीशन गिवन है, कौन सा सही है। 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। अच्छा एक चीज समझ में आ रही, क्षमता और डायोप्टर की बात करता हूं मैं, काम ऐसा क्यों ना कर लूं कि मैं पावर लिख ही लेता हूं। तो पावर इक्वल्स टू क्षमता इज इक्वल्स टू हमें पता है होता है 1/, फोकस दूरी। क्या होता है भाई, 1/, फोकस दूरी, मतलब P इक्वल्स टू 1/f। अब चलिए करते हैं बात, हम समझते हैं उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस तो भाई इस तरीके से बनता है, इसमें जो लाइट बीम आती है फोकस किधर होता है, राइट साइड में होता है, ये होता है फोकल लेंथ, मतलब ये पॉजिटिव होगा, मतलब P की वैल्यू 1, अब ये दिया है कितना 0.25 मीटर, तो 1/0.25, अगर आप 0.25 से 1 को कैंसिल करते हैं तो भाई इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 100/25 मतलब कितना हो गया 4 डायोप्टर। यानी पहला आंसर मेरा सही है, पहला ही मुझे सही मिल गया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। अगर इसकी बात करता हूं उत्तल लेंस -4 डायोप्टर अगर कह रहे हैं तो भाई ये नेगेटिव नहीं होता। उत्तल लेंस में फोकस देखिए, ये बीच में हमारा आता है यहां पे क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ये बीच में हमारा क्या होता है, ये होता है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिकीय केंद्र। इस प्रकाशिकीय केंद्र से दाहिने तरफ जो कुछ भी होता है वो सब पॉजिटिव होता है। तो यहां पे फोकस जो है कैसा भाई, ये पॉजिटिव है। जब फोकस पॉजिटिव है तो भाई क्षमता भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कहीं पे भी नेगेटिव का कोई स्थान नहीं है, तो ये गलत हो गया। 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। अब ये अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस जैसा कि मुझे पता है ऐसा बनता है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वर्चुअल होती है, क्योंकि लाइट बीम तो आगे ऐसा डाइवर्ज हो जाता है। अगर इसको मैं पीछे की तरफ ऐसा प्रोजेक्ट करता हूं, दिस इज द फोकल लेंथ एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल, मतलब प्रकाश के केंद्र से बाएं साइड में होता है, अतः ये कैसा होगा भाई, नेगेटिव ऑफ एफ। तो नेगेटिव ऑफ एफ होगा मतलब क्या होगा,
-4 डायोप्टर। ठीक है, तो मतलब एक तो ये हो गया अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर, तो भैया यहां नेगेटिव साइन की दिक्कत आ जाएगी। अगर 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर कह रहे हैं तो ये घ ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके केस में भाई घ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हमें समझ में आया, हमारे पास 2 आंसर सही है, क सही है और एक कौन सा आंसर सही है, घ सही है। ये दोनों ही आंसर सही है भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कैसा होगा? तो देखिए पीछे देखने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एरिया हम देख सकें। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा एरिया देखेंगे तो कोई भी अतिरिक्त वाहन अगर हमारे गाड़ी के पीछे ट्रैवल होकर के आ रही है तो उसकी इमेज हमें साइड मिरर में दिख जाएगी, हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी व्हीकल को चला पाएंगे। तो हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं कि वहां पे जो इस्तेमाल करें वो ज्यादा एरिया कवर करें। अब एक बात बताए भाई, जगह उतला सा, एरिया ज्यादा कवर करना है तो इमेज छोटी ही तो बनेगी। जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बननी चाहिए भाई? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनना चाहिए। और m इक्वल्स टू क्या होता है भाई? तो m इक्वल्स टू होता है v अपॉन u। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब बटा में वस्तु। अर्थात हमें समझ में आता है कि जो आवर्धन होगा इस केस में वो इमेज छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा रखा हुआ है, इसका मतलब ये एक से हमेशा कम होगा। क्योंकि प्रतिबिंब देखिए ना, v को मैं क्या कह रहा हूं, ये हमेशा छोटा होना चाहिए किससे? u से। तो अगर एक फ्रैक्शन v अपॉन u जहां पे ये कंडीशन लगती हो कि ये v बड़ा है और u छोटा है, तो आपको पता है अगर किसी भी परिमेय संख्या में ऊपर का नंबर बड़ा, ऊपर का नंबर छोटा और नीचे का नंबर बड़ा हो जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी हमेशा जो वैल्यू होगी ये लेस देन 1 होगी, 1 से छोटी होगी। क्योंकि आप एक बात समझिए, अभी जस्ट एक एग्जांपल ऐसा आया था, मुझे अगर ऊपर में मिल रहा है कितना 3/4 और एक रिलेशन है 4/3, तो इसका रिलेशन 0 पॉइंट समथिंग ही चलेगा, और अगर इसके रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग चलेगा। ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जब बड़ी होगी तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी तो फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा। और यहां पर मुझे इमेज चाहिए छोटी और वस्तु है बड़ा, तो मतलब मुझे रिलेशन मिलेगा 1 से कम, क्योंकि आवर्धन होता है मियो। मियो मतलब m इक्वल्स टू I अपॉन O, आवर्धन इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने? मतलब मुझे इमेज कैसी बनानी है भाई? बिल्कुल सेम साइज की। तो एक तो डायरेक्ट आंसर है हमारे पास। वो डायरेक्ट आंसर क्या कहता है भाई? अभी हमारे एक क्वेश्चन में भी ये आया हुआ था कि अगर हम वस्तु को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है, बिंदु आकार का। जैसे जैसे इसको राइट हैंड साइड पे बढ़ाते हैं, मतलब इंफिनिटी और सी के बीच में ले देते हैं। एक तो पहला केस हो गया इंफिनिटी, दूसरा केस मैं कह दे रहा हूं इंफिनिटी और सी के बीच में आ गया, तो इसकी इमेज जो बनती है वो यहां बन जाएगी और थोड़ी सी बड़ी बनेगी, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटी होगी। और तीसरा केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है। अगर वस्तु रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पर, तो उसकी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है। और ये दोनों की जो हाइट होती है वो सेम होती है, जिस हाइट का वस्तु उसी हाइट के प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि किसी अवतल दर्पण पर सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती है। मतलब ये 15 सेंटीमीटर क्या गिवन है भाई? 15 सेंटीमीटर गिवन है हमारा फोकस। ठीक है ना, ये जो लेंथ गिवन है ये गिवन है फोकस 15 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण के सामने बिंब को कहां रखे कि समान पे बने? तो कहां रखने में बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं आपको कि इसको रख दीजिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, मतलब मुझे पता है कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है ट्वाइस ऑफ f, 2 गुणे फोकस दूरी। तो r से लिखते हैं इसको, तो 2 गुणे फोकस दूरी। कितना है फोकस दूरी भाई? 15 गुणे 15। r बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर।
तो आंसर ख जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया कि भाई कहां रख दें, 30 सेंटीमीटर पे, क्योंकि फोकस 15 पे था तो आर 30 पे होगा। इन दोनों में ये रिलेशन होता है, जितनी ये दूरी है यहां से यहां तक की दूरी भी सेम होती है। ठीक है, तो मतलब ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? मतलब दूर है वस्तु, लेकिन उसकी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। किसके द्वारा भाई? केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल समतल, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए भाई, इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त में से सभी, क्योंकि दूर है, ठीक है, तो अवतल दर्पण भी उसकी पूरी इमेज बनाने में सक्षम होगा, क्योंकि डिस्टेंस के लिए कुछ कहा नहीं ना, बहुत दूर है तो छोटी इमेज बन रही होगी ना उसकी। तो अगर वो अवतल दर्पण होगा उसमें भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर वस्तु रखेंगे तो उसकी छोटी इमेज बनती है, और भवन कितना ही बड़ा उसकी छोटी इमेज बनेगी, आपको मिल जाएगा। उत्तल में तो बनता ही बनता है भाई, उत्तल लगाते इसी के लिए उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी तक की चीजों को भी देख सकता है, क्योंकि इमेज हमेशा छोटी बनाता है। इससे जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। तो मतलब यहां पर भी। और समतल दर्पण भाई, इसका तो प्रयोग करते ही हम ना रोज। अगर एक और यहां पे मैं छोटी सी चीज बताते चलूं, दर्पण में, समतल दर्पण में आपकी जितनी हाइट है उसके आधे हाइट के मिरर में आपकी पूरी इमेज बन जाती है। अगेन, अगर 6 फीट की हाइट है तो आपकी पूरी इमेज देखने के लिए, स्पष्ट रूप से पूरी इमेजेस देखने के लिए आपको 3 फीट की मिरर रखनी होगी, आपकी हाइट के हाफ। जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना है पूरी इमेज उसकी, उसके हाफ हाइट की इमेज ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हाफ हाइट की होनी चाहिए मिरर, उसमें आपकी इमेज बन जाती है। तो मतलब क्या हुआ, ये तीनों ही कंडीशंस हैं जो फुलफिल करेंगे कि उस भवन की पूरी इमेज बना सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहन की हेडलाइटों में बल्ब कहां लगा होता है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मैं लिंक करूं तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी के जैसा हो गया भाई। ये जितनी भी चीजें हैं वहां पे एक क्वेश्चन आया था, मैं अगेन रिपीट कर लूं तो उसमें यह था कि अगर अवतल दर्पण के फोकस पर, अगर अवतल दर्पण के फोकस पे बिंदु स्रोत रखें, मतलब बल्ब रख दें, तो इससे निकलने वाली जो लाइट बीम होगी यहां जाएगी, यहां जाने के बाद ये चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो भाई एक बात बताइए, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन की हेडलाइट, ये सब कुछ अल्टीमेटली क्या है? फोकसित ही तो करना है भाई। टॉर्च से जहां आप देखना चाहते हो उसी जगह पे पूरी लाइट ले जानी है, नहीं तो आप सिर्फ ऐसे बल्ब जला लीजिए तो वो तो लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। तो उसको क्या करते हैं भाई? उसको एकत्रित करते हैं, जहां हम चाहते हैं वहीं पे जाए। जैसे गाड़ी से जो बल्ब जलता है, जो हेडलाइट से बल्ब जलता है, वो सीधे जहां हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहां जाता है। टॉर्च से जहां हम देखना चाहते हैं वहां पे, तो मतलब कहां रखूं? तो मैं रख देता हूं उसके कहां? फोकस पे बल्ब को। तो बल्ब से जो लाइट बीम निकलेगी ये जाकर के पीछे टकराती है। आपने हेडलाइट देखा होगा भाई, इस तरीके से हेडलाइट होता है। इसी को पैक कर देता हूं, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है हेडलाइट का। तो ये हेडलाइट के अरेंजमेंट में क्या क्या है? ये पीछे एक लगा दिया है मिरर, और ये जो लगा है ये सामने की तरफ, ये फोकस करने के लिए लगा दिया कि भाई अब जो सामने लाइट बीम निकल रही है वो निकल जाए। ये अलग अलग शेप की हो सकती है। ये मैंने ऐसा गोल बनाया है, आप बोलेंगे नहीं यार हमने तो कुछ हेडलाइट्स ऐसे देखे बिल्कुल ऐसे चपटा हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है। आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, बाहर जो लेंस लगा रहा हूं इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो परावर्तक सतह लगा है, वही यहां की लाइट बीम को क्या करता है? पैरेललाइज करने के काम आता है, पैरेलल कर देता है। मतलब परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच ना, फोकस कहते हैं दिक निकट, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो भाई एक चीज समझ में आती है कि ये ऑप्शन कहीं मैच नहीं कर रहा, तो ये चल जाएगा। फोकस के अत्यधिक निकट, हम कोशिश करते हैं कहां चले जाए भाई? फोकस के बिल्कुल करीब, ठीक है ना। कायदे से अगर एक ऑप्शन देखा जाए तो फोकस पर देना चाहिए, बट ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर मुझे मिल रहा वो ये कि ये जो फोकस पॉइंट है इसी के आसपास मैं रखूंगा, जितना नजदीक इसके रख सकूं, क्योंकि ये पूरा पैरेलल कर देगा लाइट बीम। अच्छा, कंप्लीटली पैरेलल कर देगा तो हम कहीं पर भी, जहां कहीं भी पॉइंट आउट करना चाहते हैं वहां पर लाइट बीम को पॉइंट आउट कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, परावर्तन के नियम कहां लागू होते हैं भाई? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, ये सभी दर्पण पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो। तो देखिए भाई, परावर्तन के जो नियम है ये रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों सरफेसेस पे लागू होते हैं। यहां तो समतल, अवतल, उत्तल ये सब रेगुलर सरफेस हैं। इसके अलावा मैं तो कह रहा हूं अगर ऐसा भी सतह हुआ ना, ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग, इन सभी पर भी लागू होता है परावर्तन का नियम। तो ये तीन तो भाई फिर भी रेगुलर सरफेस हैं। तो मतलब समझ में आता है कि सभी दर्पणों पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो, रेगुलर हो, इर्रेगुलर हो, उत्तल हो, अवतल हो, कैसी भी हो, सब पे लागू होगा। ठीक है, तो मतलब समझ में आता है कि इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा घ, सभी दर्पणों पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दिखाए। ठीक है ना, यह चित्र संख्या 10.5 है, इसमें दिखाए हैं। इसके अनुसार आरेखित किया है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक, देखते हैं, 4 लोगों ने बनाया। एक बात समझिए, हमें एक बात पता है कि जब कभी लाइट बीम सघन से, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, सघन से विरल की तरफ, सघन से किधर चल रहे भाई? विरल। सघन से हम चल रहे हैं विरल की तरफ। तो जब घने से खुले क्षेत्र में जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और कहीं खुले क्षेत्र से घने जंगल, घनी चीजों में जाएंगे तो भाई वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था और बहुत ही आसान हो गया था इसके जरिए। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं इसके आंसर के लिए। तो एक बात समझेंगे, हम पीछे बाइक पे अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और बढ़िया दोस्त बाइक चला रहा है, और हमने क्या करा भाई, हमने दोनों हाथ ऐसे खोले और ऐसा झूमते हुए जा रहे हैं। अब ये दोनों हाथ खुले तब के समय पे समझिए हम खुद हो गए भाई नॉर्मल, हम कौन हो गए? अभिलंब। हमारे दोनों हाथ खुले, मतलब प्रकाश की किरणें जो है वो दूर है। कब? जब खाली रोड हो। अब वो बाइक चलाता चलाता दोस्त हमारा है ना, भीड़ भाड़ वाले शहर से होता हुआ गुजरेगा, तो जैसे ही वो भीड़ भाड़ वाली जगह है कि हमारा हाथ क्या होगा भैया, समेट लेंगे वापस। मतलब हमारे जो प्रकाश की किरण वो किधर आ गई? अभिलंब की ओर। फिर क्या होगा भाई, बाइक लेकर के आगे चला, फिर से भीड़ भाड़ की जगह खत्म, फिर से हमारे हाथ फैल जाएंगे। तो अगेन हम क्या हो गए भाई, अभिलंब से दूर। मतलब 2 चीजें समझ में आती है, अगर जब घनी चीजें आ जाएंगी, माध्यम का घनत्व बढ़ जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और माध्यम का घनत्व कम हो जाएगा तो अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो यहां पे आइए देखिए भाई, सघन से विरल की तरफ, घने से हम कैसा नॉर्मल जगह की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भाई यहां पे कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभिलंब से दूर। ये कंडीशन क्या होगी? अभिलंब से दूर। और ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा मैं कह दूं कि भाई विरल से चलिए सघन की तरफ, तो विरल से सघन की तरफ चलेंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगे, अभिलंब की ओर। अब यहां पे समझते हैं एक एक करके। तो ये देखिए भाई, ये चारों क्या है? ये कांच है, मतलब ये सब सघन है। ये जितने भी दिख रहे ब्लॉक ये सब सघन, ऊपर भी विरल और नीचे भी विरल। ये चारों के अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिख दिया, ये जो है ये विरल। अब एक बात बताइए, ये लाइट बीम विरल से सघन है, कोई बेंडिंग वेंडिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, मतलब ये गलत हो गया। बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या? अपवर्तन होना चाहिए ना भाई, मुड़ना चाहिए ना। ये जैसे आ रहा वैसे ही घने में भी वैसे ही चले जाएगा, और सघन में भी वैसा ही, और विरल में भी वैसा ही। हम जब खुला रोड था तब भी हाथ ऐसे करके लहराते हुए चल रहे थे, और जब भीड़ भाड़ वाली जगह आ गई तब भी चल पाएंगे क्या? तो आप कहेंगे नहीं, तो मतलब ये गलत। अच्छा, बी की बात करते हैं। ये देखिए, यहां मैं बनाता हूं अभिलंब, जिस पॉइंट पे आके मिला इस पॉइंट पे बनाता हूं मैं अभिलंब। तो मुझे दिख रहा है ये विरल से जब सघन में आया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, और जब सघन से विरल में गया तो देखिए अभिलंब से दूर भाग गया। तो ये तो मुझे सही लग रहा। आगे बहुत देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें जब ये विरल से सघन में आया, ये विरल था और ये सघन था, विरल से सघन में आया तो इस जगह पे देखिए कोई बेंडिंग नहीं हुई, और यहां पे भी दिख रहा है कि सघन से जब विरल में जा रहा है तो यहां अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो नहीं भाई, जब विरल सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेंगे, इस लाइन को दूर हटना चाहिए था। खैर वो तो पहले ही गलत हो गया, तो गलत ही है। अगला केस मुझे समझ में आता है, यहां पे
यहां पे क्या हुआ भाई, ये आ रहा विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये बात तो सही है। लेकिन ये जब यहां सघन से विरल में गया तो यहां बेंडिंग होना चाहिए, यहां बेंडिंग होना चाहिए था, यहां कोई बेंडिंग नहीं मिल रहा, तो मतलब डी भी गलत, सी भी गलत। आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी। ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो बी विद्यार्थी है उसने जो बनाया डायग्राम वो बिल्कुल करेक्ट बनाया है, क्योंकि उसने क्या बनाया कि लाइट बीम जब आ रही है विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, और सघन से जब विरल में गई तो अभिलंब से दूर चली गई भाई। तो चलिए भाई इस आंसर को एक बार चेक कर लिया जाए कि क्या हमारा बी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो है यहां पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है ना। मतलब जो बच्चे ने बनाया था बी, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा जैसे ही विरल से सघन में आएगा अभिलंब की ओर मुड़ गया, और सघन से विरल में गया अभिलंब से दूर चला गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन कह रहा है आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। अर्थात यहां पे कहना चाह रहे हैं, जैसा कि हमको पता है अपवर्तन में होता यह है कि अगर प्रकाश किरण आ रही है तो आने के बाद इस सतह पर यहां बनेगा एक अभिलंब, और चूंकि ये जो दूसरा नीचे मीडियम है वो चेंज हो गया, ऊपर वायु में थी, नीचे मान लीजिए ग्लास में आ रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो एक बात समझ में आती है कि जो जितना ज्यादा सघन होगा उसमें झुकाव उतना ज्यादा होगा, और जो जितना विरल होगा उसमें झुकाव उतना कम होगा। तो मतलब अगर हम बात करें इनके घनत्व की, तो जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा उसमें झुकाव सबसे ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व कम होगा उसमें झुकाव कम। चूंकि यहां पे क्वेश्चन में हमसे डिस्कस कर लिया गया सबसे अधिक किसमें मुड़ेगी, किसमें झुकेगी सबसे ज्यादा, तो जिसका घनत्व ज्यादा हो। एक बात समझते हैं, केरोसिन सभी ने देखी होगी अगर, तो इसकी बूंद नहीं बनती। बूंद नहीं बनना मतलब आप एक एग्जांपल के जरिए इनके घनत्व को समझ सकते हैं। आप कपड़े पे एक बूंद, ऐसा छोटा सा एक बूंद जैसे ही डालते हैं केरोसिन का, वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। वो फैल गया, उसने बूंद नहीं बनाई, उसका घनत्व कम है। उसी जगह पे जब आप कपड़े पे जल डालते हैं तो वो थोड़ी देर तक तो एक छोटे से बूंद के रूप में होगी, फिर वो डिस्पर्स हो जाएगी, फिर फैल जाएगी। मतलब कुछ समय तक के लिए तो बूंद ये इसने बनाया, मतलब ये क्या है, इसका केरोसिन से ये घनत्व ज्यादा है जल का, इसलिए बूंद बनाया, सघन है। तारपीन का तेल, ये भी देखा होगा भाई, जो पेंट को पतला करने के लिए मिक्स करते हैं जनरली तारपीन का तेल, वो होता क्या, तो पेंट में इसलिए वो मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, क्योंकि वो पतला होता है भाई। पतला हो रहा है मतलब उसकी घनत्व जो है वो कम है, उसका पृष्ठ तनाव कम है, तो वो पेंट के अंदर जाकर के उसको डाइल्यूट करने के काम में आ जाता है। ठीक है, आप तारपीन की जगह पे केरोसिन को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जल मिक्स कीजिए, ये नहीं हो पाएगा उसके अंदर। फिर फाइनली अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो इन जल से, मतलब ये दोनों से ज्यादा गाढ़ा कौन था, जल था। मतलब इन तीन की बात करें तो जल में ज्यादा मुड़ा होना था, लेकिन जल से भी ज्यादा गाढ़ा है हमारा बेंजीन। तो बेंजीन अगर ज्यादा गाढ़ा है मतलब ज्यादा सघन है, ज्यादा सघन है इसका मतलब इसके अंदर सबसे अधिक मुड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया भाई, घ बेंजीन। ठीक है ना, बेंजीन का घनत्व तो ज्यादा होने के कारण इधर की तरफ ज्यादा मुड़ाव, ज्यादा झुकाव होगी। आगे बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं किसी अवतल दर्पण पर चित्र 10.6, ये जो चित्र है 10.6 है, दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। अच्छा, कुछ डायग्राम बना है, इनमें से कौन सा सही है इसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात समझते हैं, अगर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के अगर पैरेलल आती है तो फोकस से होकर जाती है। ये तो गई नहीं, इसने तो परावर्तन ही नहीं किया, तो ये तो खत्म हो गई बात। इसकी बात करें तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, लेकिन ये फोकस से होकर नहीं गुजर रही है, फोकस यहां पे रखा हुआ है, तो ये भी खत्म। अगला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आती है फोकस से जाती है, ये भी नहीं गई, ये फोकस है, ये भी खत्म। ये यहीं से गई और यहीं से आ गई, ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 90 डिग्री। मतलब अगर यहाँ पे आपतन कोण 90 डिग्री पे है तो परावर्तन कोण 90 पे। ये 90 पे थोड़ी हो रही है, ये तो कर्व है, यहाँ कहां 90 डिग्री बन रहा है भाई, ये खत्म। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आती है वो फोकस से जाती है। एंड लास्ट वन आई थिंक डी चित्र जो है ये बिल्कुल सही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये देखिए गई फोकस से। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई कहां से गई, फोकस से गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा उस दर्पण के
परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से होती हुई जाती हुई समझ में आती है। तो डायग्राम संख्या डी, घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन 17 की बात करते हैं। 17 में कह रहे हैं किसी उत्तल लेंस पर, है ना, यह है डायग्राम नंबर 10.7 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आलेखों में से कौन सा सही है। फिर से एक बात करें तो यहां पर है भाई उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन सा डायग्राम सही समझ में आ रहा है। तो एक बात समझिए, ये लाइट बीम यहां पे आकर के आपतित हुई, तो चूंकि ये लेंस है तो इसको तो अपवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन इस डायग्राम में अपवर्तन नहीं दिखाया गया है, मतलब ये गलत हो गया, ये अपवर्तित नहीं हुई। भाई लाइट यहां आकर के खत्म थोड़ी हो जाएगी, वो अवशोषित थोड़ी कर लेगा, वो तो लेंस है पार कर देगा, अवशोषित नहीं करेगा भाई, खत्म। अगला, फोकस से आ रही है, ये देखिए अपवर्तित हो गई, लेकिन ये बात भी सत्य है भाई, अगर फोकस से कोई लाइट बीम आई, अगर हमने प्रकाश पुंज को, बिंदु स्रोत को उसके फोकस पे रख दिया, तो इससे गुजरने वाली जो लाइट बीम होगी वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। क्योंकि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है, तो इसका रिवर्स समझिए ना, अगर फोकस से कोई लाइट बीम आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो मतलब ये हमारा सही हो गया आंसर, यानी ये भी गलत, ये फोकस से आ रही है और ये फोकस पे जाएगी, ना ना, ये आई और ये परावर्तित होगी ना भाई, ये लेंस है, अपवर्तन होगा, परावर्तन की तो बात ही नहीं है। जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस नहीं आ सकती, ये दूसरे मीडियम में जाएगी, तो ये गलत। ये देखिए ये दूसरे मीडियम में तो गई, लेकिन क्या ये 90 डिग्री पे आपतित हो रही है? अगर 90 पे आपतित होगी तो अपवर्तित हो जाती, 90 पे सीधे ही निकल जाती, लेकिन ये नहीं हो रही ना, ये एंगल बना के आपतित हो रही है, तो मतलब यहां के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाना चाहिए, मतलब ये भी गलत। आंसर ए हमारा सही है, आंसर जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ये जो आपको दिख रहा है चित्र संख्या ए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं का आंसर सही है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सर बड़ा बन रहा है, उसके शरीर का मध्य भाग का साइज में समान तथा पैर छोटे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ समझते हैं। ऐसा है, ये एक मिरर हो गई, ये मिरर में उसने 3 हिस्से देखे, ऐसा मैं 3 हिस्सा बनाता हूं। उसने ऐसा पाया कि ये जो उसका सर है ये बड़ा दिखा, ठीक है। सर के बाद वाला अगर बीच का ये हिस्सा देखता है तो ये समान साइज का बना, और पैर वाला जो हिस्सा है, ये पैर वाला हिस्सा इसका छोटा बन गया, ये जिस साइज का था उसी साइज का बना और पैर वाला हिस्सा छोटा बन गया। जबकि जो बच्चा था वो ऐसा था, ठीक है भाई, ओवल शेप का था, ओवल ही बनेगा, छोटा बनना है, ये छोटा हो गया। ये समान साइज के उसके हाथ रह गए, पलट देता हूं हाथ को क्योंकि भाई यहां पे चेंज हो जाएगा, और ये उसके पैर भैया अच्छे बड़े बड़े थे, दिख छोटा रहा था। ये था बालक और ये यहां पे दिख रहा था, ये। अब क्या हुआ भाई, क्या समझे? तो एक बात समझ में आ रही है कि ये ए बी सी 3 मिरर अलग अलग हैं। मिरर ए ने क्या किया भाई, आवर्धित प्रतिबिंब बनाया। ये कैसा प्रतिबिंब बना रहा है भाई, ये आवर्धित, मतलब ये बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। मिरर बी सेम बना रहा है और मिरर सी छोटा। तो एक काम करते हैं, बी से शुरू करते हैं, बी वाला आसान लग रहा है। क्या आसान लग रहा है भाई? बी सेम बना रहा है ना, सेम बना रहा है मतलब ये समतल दर्पण होगा भाई। समतल दर्पण कुछ भी चेंज नहीं करता है, समतल दर्पण में कुछ भी चेंज नहीं होता। जबकि अगर हम बात करते हैं उत्तल की, तो उत्तल दर्पण हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? छोटा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में आप समझिए केसेस, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता भाई, यहां से जो लाइट बीम आती है ये निकल गई, और दूसरी जो लाइट बीम होती है ये ऐसी प्रतीत होती है कि सेंटर से आ रही है। इन दोनों को ज्वाइन कीजिए तो यहां बनता है हमेशा इमेज। ऑब्जेक्ट अगर आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा, और इमेज देखिए ये बनी छोटी। तो मतलब नीचे वाला जो दर्पण है ये कैसा दर्पण हो गया भाई? तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बड़ा बनाना है अब कौन सा हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया।
अब अवतल दर्पण में तो कई केसेस है भाई, दूर रखेंगे तो छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है, लेकिन बड़ा बनता तो है ना, एक केस तो है ना बड़ा बनने केस में, तो ये रिस्ट्रिक्ट किया कि बस ये जो बालक है दर्पण के सामने कितनी दूरी पे खड़ा है भाई, वो इस दर्पण के सामने है, उसके सेंटर मतलब ये ए का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके अंदर खड़ा है, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में खड़ा है, तो आवर्धित प्रतिबिंब ही बनेगी। तो आंसर कहीं दिख रहा है क्या? तो मुझे दिख रहा है अवतल, समतल और उत्तल, अवतल, समतल और उत्तल, मतलब गो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये मैजिकल जो दर्पण था उसके सामने वहां कैसी मैजिक चल रही थी भाई। तो अगर ये दर्पण अलग अलग लगे होंगे उसमें तो हमें हमारी प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे और हमारे एग्जाम्पलर के आखिरी क्वेश्चन पे है हम, तो जल्दी से इसका आंसर भी आप टाइप कर दीजिए भाई। और जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपने टाइप किए मैच होते चले गए, बिल्कुल करेक्ट रहते हैं भाई आपके। हम बढ़ते हैं 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? केवल अवतल, केवल उत्तल, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। भाई अनंत पे कोई वस्तु हो तो उसकी प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगी और हाईली डिमेंस्ड बनेगी, चाहे वो देखिए अवतल दर्पण हो, फोकस से आ रही है ये देखिए अनंत से आ रही है, मतलब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर के कहां मिलेगी? फोकस पे। अगर हम इसी पे बात कर लेते हैं, हम बना लेते हैं भाई दर्पण, तो इस दर्पण में भी ये चली गई लाइट बीम, ये आकर के टकरा के चली जाएगी, ठीक है। ये लाइट बीम आती हुई प्रतीत होगी कि भाई ये दोनों ही लाइट बीम आ रहे इस बिंदु से, दैट इज द फोकल, ये फोकस आपको ऊपर दिख रहा है। ये क्या है भाई? ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब लेंस की बात कर लेता हूं मैं, तो लेंसेज में देखिए भाई, ये हो गया मेरा उत्तल लेंस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, हमें महसूस होती है कि ये फोकस से होके जा रही, मतलब ये सभी इमेजेस कैसे बन रहा है? पॉइंट साइज। और अगर यही हमारा हो जाता है भाई अवतल लेंस, तो ये लाइट बीम आई और यहां से डाइवर्स हो गई। अब डाइवर्जन के फलस्वरूप बैक में लाइट्स को आप पीछे कीजिए तो आप पाएंगे कि ये लाइट बीम इस जगह से आ रही। तो मतलब एक चीज समझ में आया कि इन दोनों जगहों पे जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो यहां पे जो फोकस है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कैसी बन रही है भाई? ये काल्पनिक बन रही है, लेकिन बन तो छोटी ही रही है ना। बन कैसी रही भाई? काल्पनिक बन रहा है, लेकिन बन कैसा रहा है? छोटा। छोटा भी कैसा? हाईली डिमेंस, बिंदु आकृति की बिंदु। भले इन्फिनिटी पे भाई हाथी रखी हो, लेकिन उसकी प्रतिबिंब बनेगी बिंदु आकृति की। यहां पर भी देखिए ये कैसा बन रहा है भाई? ये भी यहां पर भी बिंदु आकृति और यहां पर भी बिंदु आकृति, लेकिन ये वास्तविक है। इन दोनों में जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक, और यहां पर भी ये जो बन रहा है ये रियल है भाई, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है। मतलब समझ में आता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कुछ भी हो, सभी जगहों पे अगर आप अनंत पे रखते हैं वस्तु तो उसकी प्रतिबिंब हमेशा कहां बनती है? उसकी प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनती है, बिंदु आकृति की बनती है, छोटी बनती है भाई। ठीक, चलिए चेक करते हैं भाई, घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने हमारे एग्जाम्पलर के सभी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को देख लिया है, और हम बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके अगले पोर्शन में कवर अप करेंगे। इसके अगले पोर्शंस में हम देखेंगे इसके शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर्स, एंड उन सभी को डिस्कस करेंगे भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।